जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एहसास आईएएस एकेडमी चैनल पर। और मैं हूं रवि। इस वीडियो में आपको पटवारी परीक्षा में जीव विज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को एनालिसिस के आधार पर लेकर आए हैं, जिससे जो टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक इस वीडियो में आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि HCl का स्त्राव किससे होता है? सॉरी, HCl का स्त्राव पूछा गया है, किससे होता है? आपको ग्रंथि का नाम बताना है। ऑप्शन क्या है? आमाशय है, अग्नाशय, थाइमस या छोटी आंत। किससे होता है साथियों HCl का स्त्राव? किससे होता है? चलिए देखते हैं, इसका आंसर आपको बताते हैं। इसका स्त्राव होता है आप आमाशय से। कहाँ से होता है HCl का स्त्राव? किसका स्त्राव? HCl का किससे होता है? आमाशय से। और आमाशय की कौन सी कोशिका से? पेराइटल कोशिका से होता है साथियों। ध्यान रखिएगा, किससे होता है? पेराइटल कोशिका से। किसके? आमाशय की। किसका स्त्राव होता है? HCl का। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव में कुल अस्थियों की संख्या। काफ़ी इजी क्वेश्चन लगेगा आप लोगों को, लेकिन ऐसे प्रश्न बन जाते हैं परीक्षाओं में। क्या पूछा गया है? मानव कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206, 210, 306 या 250? तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा, मानव कंकाल में कितनी होती है? 206 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। और ये अस्थियाँ कैसी होती है आपको बताते हैं। चेहरे में 29 होती है कुल, सॉरी सिर में 29 होती है, जिसमें से 14 चेहरे में होती है। खोपड़ी में 8 होती है। क्या कान में कितनी होती है साथियों? 6 होती है। और गले की एक कंठी होती है। और रिप्स रिप्स कितनी होती है? 24 प्लस 1। बैकबोन रीढ़ कितनी होती है? बच्चों में 33 और बड़ों में वयस्क में कितनी होती है? 26। कपाल में 8 होती है। फीमर की 2 हड्डी होती है। कंधे में 4, अग्रपाद में 60, पश्चपाद में 60, कूल्हे की 2। ऐसे मिलाकर कुल कितनी हो जाती है? 206 अस्थियाँ। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। ऑस्टियोलॉजी किसको कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? पूछा जाए साथियों आपसे कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है या पाया जाता है, तो कौन सा होगा साथियों? ओसिन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये हड्डियों में छिद्र रोग है। हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं इस रोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से क्या पाया जाता है? ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं सर्वाधिक वाले। तो क्या पाया जाता है सर्वाधिक मानव शरीर में साथियों? ऑप्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में साथियों? ध्यान रखिए, कैल्शियम फॉस्फेट। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कौन से रोग में प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम हो जाती है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए साथियों, ध्यान से देखिए प्रश्न को एक बार फिर से। कौन से रोग में प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम होने लगती है? कौन सा रोग होगा? कौन कौन से दिए आपको? मलेरिया, डेंगू, डायरिया या रेबीज? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका डेंगू। क्या होगा? डेंगू। डेंगू ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है साथियों? प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम होने लग जाती है। और आपको पता होगा कि लगभग 40,000 से नीचे अगर प्लेटलेट्स की संख्या हो तो अंतः रक्त स्त्राव होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है शरीर के अंदरूनी भागों में। तो किसमें अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक कम होती है किसमें? डेंगू में। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? शाही घराने की बीमारी किसे कहते हैं? अगर हिंदी में दिया है आपको शाही घराने की बीमारी, आप ध्यान रखिएगा, इसको रॉयल डिजीज भी
पूछा जा सकता है आपसे, किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या है? थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, रंजकहीनता या वर्णअंधता। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा साथियों? ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा आपका हीमोफीलिया। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। हीमोफीलिया क्या है? इससे ग्रसित, मतलब जिस व्यक्ति को ये रोग होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसकी वाहक वाहक का कार्य कौन करती है? इसकी वाहक का कार्य करती है स्त्रियाँ। अगर पूछा जाए साथियों, ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो हीमोफीलिया की वाहक का कार्य कौन करता है, तो स्त्रियाँ करती है। और अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से रोग में शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो कौन सा रोग होगा साथियों? आपका उत्तर होगा हीमोफीलिया। ध्यान रखिए, हीमोफीलिया होगा। इसमें क्या होता है? शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? WBC की अत्यधिक मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? मतलब क्या पूछ रहा है? शरीर में WBC की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन क्या दिया आपको? स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी से होता है। हीमोफीलिया भी आपको पता है, शाही बीमारी है। इसमें क्या होता है साथियों? इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। पीलिया, पीलिया यकृत से संबंधित रोग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। क्या होगा आपका आंसर? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग होता है किससे? WBC की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाने से साथियों। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए, नीचे थोड़ी जानकारी आपके लिए जुटा के लाए हैं। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है, बी और टी। और एड्स रोग में क्या होता है? अगर पूछा जाए एड्स रोग में कौन सी लिम्फोसाइट की संख्या गिरने लगती है या कम हो जाती है, तो वो आंसर होगा आपका टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है किसमें? जो एड्स रोग से ग्रसित होता है। और यहाँ पर क्या है, ये दोनों शरीर की प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन? ये बी और टी लिम्फोसाइट्स किसके लिए? शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, मतलब ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है दोनों। कौन? लिम्फोसाइट बी और टी। और आपका प्रश्न क्या था? WBC की अत्यधिक मात्रा को बढ़ने को क्या, कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, RBC का जीवन काल पूछा गया साथियों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 से 140, 20 से 120, 5 से 11 या 40 से 60 दिन। कितने दिन होता है साथियों RBC का काल? ये होता है आपका 20 से 120 दिन। क्या उत्तर होगा आपका? 20 से 120 दिन तक RBC जीवित रहती है। और इसका निर्माण कहाँ होता है साथियों? ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या आ रहा है साथियों आपके सामने? अगला प्रश्न आया है कि एडिशन रोग के कारण यूरिन में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? क्या पूछ रहा प्रश्न साथियों आपसे? एडिशन रोग के कारण यूरिन में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन क्या दिए आपको? रक्त, सोडियम, कैल्शियम सल्फेट या पोटेशियम। तो किसकी मात्रा बढ़ती है एडिशन रोग में? एडिशन रोग में किसकी मात्रा बढ़ जाती है साथियों? ध्यान रखिएगा, सोडियम की। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। एडिशन रोग के कारण यूरिन में बढ़ती है मात्रा किसकी? सोडियम की। किस रोग के कारण? एडिशन रोग के कारण बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। एडिशन रोग के कारण यूरिन में पूछा गया है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि यूरिन में किसकी मात्रा बढ़ती है और रोग कौन सा? एडिशन रोग। और मात्रा किसकी बढ़ जाती है यूरिन में? सोडियम की साथियों, सोडियम। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? अगला प्रश्न है कि कोशिका का परमाणु बम या एटम बम कहलाता है या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा आपका लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम, या इसको लयनकाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लयनकाई। क्या होता है ये? कोशिका का परमाणु बम, एटम बम होता है लाइसोसोम। और इसकी खोज किसने की थी लाइसोसोम की? इसकी खोज की थी साथियों, ध्यान रखिएगा, डी डुवे ने की थी। अगर पूछे कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो क्या आंसर होगा आपका? डी डुवे। और प्रमुख बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य भी करती है। ये क्या करती है? अगर बैक्टीरिया और मृत कोशिकाएं जो होती है, इनको नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम करती है। अगर इनकी मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये क्या करती है? ये खुद ही अपने आप को नष्ट कर लेती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग या परमाणु बम भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। हृदय का पेसमेकर, पेसमेकर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों हृदय का पेसमेकर? ये होगा आपका, ऑप्शन देख लीजिए पहले। ऑप्शन है एबी नोड, एसे नोड, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? एसे नोड। क्या होगा? एसे नोड। एसे नोड को क्या कहते हैं? हृदय का पेस मेकर। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर आइए। इसमें कुछ समझाने के लिए था नहीं। अगर आप देखिए अगला प्रश्न क्या आ रहा है आपके सामने साथियों। पेस सेटर किसे कहते हैं? किसका? हृदय का। एबी नोड, एसे नोड। तो आपका पेस सेटर होता है एबी नोड। क्या होता है? एबी नोड। यहाँ पर ध्यान रखिए दोनों चीज़ें अलग अलग है साथियों, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। पेस मेकर कौन है? पेस मेकर है एसे नोड। और पेस सेटर जो पेस को सेट करता है वो कौन है? एबी नोड। एबी नोड है पेस सेटर। दोनों को ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से साथियों, कन्फ्यूजन हो सकता है परीक्षा में भी अगर आया तो। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आरबीसी को यह भी कहा जाता है। अभी ध्यान रखिए आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है पटवारी एग्जाम में। डब्ल्यूबीसी को और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं। तो आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट। यहाँ पर देख लीजिए आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। अगर पूछा जाए डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। यहाँ पर देखिए जानकारी आपके लिए दी गई है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए साथियों तो ध्यान रखिएगा कितना होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल? 3 से 5 दिन। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 से 8,000 या कहीं पर आपको 5 से 11,000 भी कुछ पुस्तकों में मिल सकती है। और कैसे होती है ये? प्रति घन मिलीमीटर में होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रति घन मिलीमीटर साथियों, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन के लगभग होता है। और आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकाल देने पर क्या भाग बचता है? जो भाग बचता है वो क्या कहलाता है? एक बार फिर से पढ़िए प्रश्न को साथियों। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन निकाल देने के पश्चात बचा भाग क्या कहलाता है? यहाँ पर दिया आपको ऑप्शन पैरासाइट, सीरम, हेमेटोसाइट या लिम्फ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा सीरम। क्या होगा? सीरम। सीरम कहते हैं जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकाल देते हैं। और प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% क्या होता है साथियों? ध्यान रखिएगा, 90% जल और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा की बात हो रही है यहाँ पे। क्या होता है? प्लाज्मा में 90% तो जल होता है पानी और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, रिसस बंदर पर शोध किया था किसने किया था? लैंडस्टीनर, विनर, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रिसस बंदर पर शोध करने वाले लैंडस्टीनर और विनर दोनों थे। इन्होंने कब शोध किया था? लगभग 1940 के आसपास किया था। कब किया था? 1940। ये आपके सामने आ चुका है, देख लीजिए। रिसस बंदर पर 100 का आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, मतलब लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने। लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 के आसपास रिसस बंदर पर शोध किया था और आरएच फैक्टर का पता लगाया था। किसका? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का नाम भी रिसस बंदर से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है साथियों? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं, मतलब कौन से हैं जो रक्त का थक्का जमाते हैं या सहायता करते हैं रक्त का थक्का जमाने में, क्लोटिंग करने में? चलिए आगे इसका ऑप्शन देखिए। फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या राइट आंसर होगा इसका? उपरोक्त दोनों होगा, मतलब फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों ही रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक या जरूरी होते हैं। कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से किस प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? यहाँ पर उसका ठीक विपरीत प्रश्न आपके सामने रखा है साथियों। वहाँ पर पूछा गया है रक्त का थक्का जमाने में सहायता करने वाले कौन होते हैं, पर यहाँ पर पूछा जा रहा है ठीक विपरीत है कि
किस प्रोटीन के कारण क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो कौन होगा आपका राइट आंसर? हिपेरिन। क्या सही उत्तर होगा आपका? हिपेरिन। हिपेरिन होगा आपका सही उत्तर। ये रक्त रुधिर नलिका में यह रुधिर का स्कंदन को रोकता है। स्कंदन मतलब थक्का। क्या होता है साथियों? ध्यान रखिएगा, स्कंदन मतलब रक्त का थक्का। कौन सा प्रोटीन रोकता है? ये प्रोटीन है हिपेरिन। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करते हैं? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप सब और ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। यहाँ पर धमनी, शिरा दोनों या इनमें से कोई नहीं। इस पर आपको कुछ डाउट हो सकता है प्रश्न पर, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर शिरा दिया जा रहा है। क्या होगा? शिरा। CO2 युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है। और यहाँ पर एक जानकारी देख लीजिए, मानव में विकसित बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या हो साथियों? ध्यान रखिएगा कि मानव में एक तो विकसित बंद प्रकार का दोहरा परिसंचरण तंत्र, कौन सा? रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी बताया आपको और कुछ कन्फ्यूजन हो तो जरूर अवगत कराइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, लैंडस्टीनर। 1908 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इनको इसी कार्य के लिए नोबेल कब मिला था पूछा जाए तो 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। और अगर पूछा जाए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की तो वो विलियम हार्वे होगा। और कब की? 1608 के आसपास। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, लवक का प्रकार नहीं है प्लास्टिड इंग्लिश में। अगर प्लास्टिड हो या लवक हो तो ये प्रकार नहीं है। कितने प्रकार होते हैं लवक के? एक हरित लवक होता है, एक वर्णी होता है और एक अवर्णी होता है। ये परावर्णी नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्णी लवक नहीं होगा आंसर आपका। यहाँ पर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है साथियों। ध्यान रखिएगा, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। चलो देख लेते हैं हरित लवक के बारे में क्या है। हरित लवक को कोशिका का रसोई भी कहते हैं, रसोई घर। अगर पूछा जाए आपको कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं तो हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक को कहते हैं कोशिका का रसोई घर। अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? जहाँ सूरज की किरणें या प्रकाश नहीं पहुँचता है। वर्णी लवक कहाँ मिलता है साथियों? ध्यान रखिएगा, वर्णी लवक रंगीन होता है और ये टमाटर का लाल रंग, पपीता का लाल रंग और जो फलों के लाल रंग आपको दिखते हैं तो ये किसके कारण होते हैं? ये वर्णी लवक ही होता है जो उनको रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। ये एक वर्णी लवक है, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कोशिका के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। या आपसे प्रश्न पूछा जाए साथियों, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? तारकाय, केंद्रक, जीवद्रव्य, लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका केंद्रक होगा साथियों। ध्यान रखिए, केंद्रक को कहते हैं कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। और केंद्रक की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर प्रश्न अगर पूछे साथियों आपसे, ध्यान रखिएगा, केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा राइबोसोम। कौन होगा? राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं साथियों? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है या मदद करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होने के कारण ही क्या कहते हैं राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों। अगला प्रश्न, साइनोकोबालमिन, ये रासायनिक नाम भी पूछे जा रहे हैं विटामिन के। अब आपके सामने आया है साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है। क्या पूछा जा रहा है? साइनोकोबालमिन रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है? B5, B6, B12 या B17। तो किसका नाम होगा ये? 12 का। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है साथियों? साइनोकोबालमिन। इसमें अगर पूछा जाए विटामिन B12 या साइनोकोबालमिन में कौन सी धातु होती है तो साथियों ध्यान रखिए, इसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। और ये क्या करता है? ये रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B12।
अगर यह प्रश्न आपके सामने आए साथियों कि रक्त की उत्पत्ति में सहायक विटामिन कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये होता है आपका विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन, और आरबीसी के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। ये प्रश्न भी हो सकता है आपके सामने साथियों कि आरबीसी के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करने वाला विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है, विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन। और इसकी कमी से रोग होने वाला कौन सा है, इससे एक तो एनीमिया अरक्तता, हिंदी में लिखा हुआ आ सकता साथियों, ध्यान रखिएगा, एनीमिया मतलब अरक्तता, और एक पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग किसे कहते हैं, इसके आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है, कि पूछा गया है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है साथियों, कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायता करता है, वो आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका विटामिन सी। क्या आंसर होगा, विटामिन सी है आपका जो घाव भरने में सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन सी का, पूछा जाए साथियों तो आप क्या बताएंगे, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, या प्रश्न ऐसा आ सकता है साथियों आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो किसका है, विटामिन सी का, या विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। कहीं से भी घुमा फिराकर प्रश्न आपके सामने आ सकता है। ये कैसा विटामिन है, ये जल में घुलनशील विटामिन है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। या प्रश्न आपसे सामने आ सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप आंसर क्या करेंगे साथियों, स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे इसका उत्तर देख लीजिए, कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से, आपने दूरदर्शन पर देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में संचित ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करते हैं साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। क्या पूछा गया है, शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन करता है, विटामिन, खनिज, वसा या फाइबर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वसा करती है शरीर को संचित ऊर्जा प्रदान। वसा के अणु किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल और वसी अम्ल या फैटी एसिड के संयोग से बने होते हैं, किसके अणु, वसा के अणु, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिक होते हैं, किसमें, वसा में, CHO। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या है आपके सामने, प्रोटीन की कमी से रोग होता है, मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों होते हैं। चलिए देखिए इसका उत्तर, प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर दोनों होते हैं। मरासमस में क्या होता है साथियों, ये बच्चों में होता है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है, हाथ पैर पतले, त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं। और क्वाशियोरकर में क्या होता है, इसमें होता है कि साथियों ध्यान रखिए, बच्चे दुबले हो जाते हैं, वजन कम हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है और पेट बाहर निकल आता है। ये लक्षण होते हैं मरासमस और क्वाशियोरकर के। और ये किसकी कमी से होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये होते हैं प्रोटीन की कमी से। चलिए अगले प्रश्न पर, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र पूछा गया साथियों, क्या होगा, CHO, CHNO, CH या CHOK, तो क्या होगा साथियों, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र, इसका सूत्र होता है CHO, और इनका अनुपात क्या होता है, कार्बन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, मतलब 1:1 के अनुपात में होते हैं, कौन, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये शरीर की कुल ऊर्जा को 50 से 75% की पूर्ति करते हैं। कितनी करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, 50 से 75%। और अगर पूछा जाए आपसे, ध्यान रखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी, ये मात्रक ध्यान रखिए, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, किससे, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ध्यान रखिए बिल्कुल इसको। चलिए अगले प्रश्न पर, शरीर का ईंधन कहते हैं, अभी आपके सामने आया था पादप कोशिका का रसोई घर, अब शरीर का ईंधन, ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। किसे कहते हैं, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, जल या सोडियम, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, शरीर का ईंधन, फ्यूल ऑफ बॉडी, शरीर का ईंधन कौन है, कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न है, आरबीसी का लाल रंग का कारण क्या है, मतलब आरबीसी का रंग लाल किसके कारण होता है, तो वो होगा आपका हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है आरबीसी का लाल रंग, हीमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों, ध्यान रखिए इसको, इम्पोर्टेंट फैक्ट है।
चलिए अगले प्रश्न पर, उभयचर में हृदय के कक्षों की संख्या होती है किसमें? उभयचर में, एम्फीबियंस। कितने होते हैं? तीन कक्ष होते हैं साथियों उभयचरों में। कितने होते हैं? 3 कक्ष। उभयचर के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, इसमें मस्तिष्क से संबंधित रोग नहीं है। प्रश्न को देखिए, नहीं लिखा है आखिरी में। कौन कौन से रोग दिए साथियों? देखिए ध्यान से, कोमा, अल्जाइमर, पार्किंसन और थैलेमस। तो कौन सा होगा? थैलेमस मस्तिष्क से संबंधित रोग नहीं है, क्योंकि कोमा, अल्जाइमर और पार्किंसन ये तीनों मस्तिष्क से संबंधित रोग है। अगला क्या है? न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूरॉन का न्यूक्लियस मतलब नाभिक किसे कहते हैं? न्यूरॉन का न्यूक्लियस डेंड्रॉइड, साइटोन, एक्सोन या न्यूट्रॉन। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? ध्यान रखिए, न्यूरॉन का न्यूक्लियस कहते हैं आपका साइटोन। ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। साइटोन को क्या कहते हैं? न्यूरॉन का न्यूक्लियस। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न है, ठंडा, गर्म और चोट स्पर्श का केंद्र होता है। क्या क्या? ठंडा, गर्म, चोट और स्पर्श का केंद्र होता है। कौन होता है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कार्पोरा या पोन्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? थैलेमस। क्या उत्तर होगा? थैलेमस क्या होता है? ठंडा, गर्म, चोट और स्पर्श का केंद्र। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, किस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से बाद में बनता है? प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िए। किस रोग में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के से बाद में बनता है? निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, मोतियाबिंद या जरा दृष्टि। कौन सा रोग होगा साथियों? ध्यान रखिए, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या हो जाता है साथियों? इसमें हो जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से बाद में बनने लग जाता है। क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से बाद में बनने लग जाता है। किसमें? दूरदृष्टि दोष में। अब अगला प्रश्न भी नेत्र संबंधित आपके सामने है साथियों। क्या है? किस रोग में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है? यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि किस रोग में नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है? दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, दृष्टि विषम्य या जरा दृष्टि। तो क्या आंसर होगा आपका? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है साथियों? ध्यान रखिए, इसमें होता है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। किसकी वक्रता? नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का गोलक का व्यास पूछा गया है, डायमीटर। मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? कितना? 3.6, 4.2, 2.5 या 0.7। तो कितना होता है साथियों? ये होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये मात्रक ध्यान रखिए, सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर। किसका? मानव नेत्र का गोलक का व्यास। चलिए अगले प्रश्न पर साथियों, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का मेगापिक्सल पूछा गया है। कितना होता है? 576, 576 मेगापिक्सल होता है मानव नेत्र का मेगापिक्सल। चलिए अगले प्रश्न पर, ईसीजी की खोज की थी। खोज से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ईसीजी की खोज किसने की थी? आपका प्रश्न आ चुका है प्रिस्टले। प्रिस्टले के ऊपर प्रश्न आ चुका है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईसीजी की खोज किसने की थी। तो ईसीजी की खोज की थी किसने? मार्शल हॉल ने। मार्शल हॉल ने खोज की थी ईसीजी की, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। चलिए अगले प्रश्न पर आइए साथियों। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। क्या पूछा गया है? कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। कौन? क्रेब्स चक्र, ऑक्सीजन चक्र, श्वसन चक्र या फुफ्फुसीय। तो ये होगा आपका क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र किससे संबंधित है? कोशिकीय श्वसन से। ध्यान रखिए साथियों, महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है स्पाइरोमीटर द्वारा? नाड़ी दर, श्वसन दर, घ्राण दर या नेत्र क्षयता। तो क्या होगा आपका? श्वसन दर। क्या मापा जाता है स्पाइरोमीटर से? श्वसन दर। अगला प्रश्न है, लार का पीएच पूछा गया है। औसत पीएच क्या होता है लार का साथियों? लार का औसत पीएच क्या होता है? तो ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, इसको 6.88 होता है। औसत बताया गया आपको लगभग में कितना होता है? 6.8 होता है लार का औसत पीएच। अब पूछा गया है, वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? क्या प्रश्न है? वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 206, 686, 600 या 212। तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका उत्तर होगा आपका 600।
लगभग 600 होती है वयस्क मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जठर रस में उपस्थित एंजाइम, मतलब कि जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है साथियों और जठर रस में? पेप्सिन या रेनिन या दोनों या कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? दोनों। कौन से एंजाइम होते हैं जठर रस में? जठर रस में पेप्सिन भी होता है और रेनिन भी होता है। यहाँ रेनिन कर लीजिए, रेनिन जो दूध के पाचन में सहायक होता है, रेनिन। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। इजी क्वेश्चन है। कहाँ हो जाता है भोजन का पूर्ण पाचन साथियों? ये आपका हो जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। छोटी आंत में पाए जाने वाला प्रोटीन, छोटी आंत में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। कौन सा प्रोटीन होता है छोटी आंत में? छोटी आंत में होता है साथियों, इसका उत्तर होगा आपका, ध्यान रखिए, इरेप्सिन। इरेप्सिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें? छोटी आंत में। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। सॉरी, प्रश्न खत्म हो चुके हैं। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नहीं डाला इसलिए पता नहीं लगा कब ख़त्म हो गए। चलिए अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है साइंस का, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।